हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है इसमें हम लोग बात करेंगे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। जो सेकंड पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोगों ने दो पार्ट तो देख लिया था, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के दो पार्ट देख लिए थे। फर्स्ट पेपर भी हमने सॉल्व करा दिया है। यदि आप लोग उनको पूरा 150 जो प्रश्न होते हैं उसको कंप्लीट देखे नहीं हैं तो यहाँ पे देखिए आपको प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट का जो प्लेलिस्ट बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर का उसी में मिल जाएगा। आरपीएफसी का जो 3 पार्ट पहले हो चुके हैं उसका फर्स्ट पेपर भी हमने करा दिया है, प्लस इसमें जो अभी हम लोग चल रहे हैं ये सेकंड पेपर का आज लास्ट सेशन है। ठीक, यानी लास्ट 100 से लेके 150 तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये सेशन आपका होने वाला है ये आपके जो हायर का एग्ज़ाम है, ठीक, वहाँ पे। और पीजीटी का तो डेट आ ही गया है 17 से 18 अगस्त में, जीआईसी का सितंबर में है, ठीक। और प्लस जो आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों जो पेपर है इसको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो कॉलेज लेक्चरर में मान के चलिएगा कम से कम 5 से 10 प्रश्न इन्हीं 300 प्रश्नों से आपको मिल जाएंगे। प्लस जो आपका टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी है वहाँ पे भी प्रश्न मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो आरपीएससी में आपका जो प्रश्न पूछा गया है कॉलेज लेक्चरर में आप खुद ही सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम 80% जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर दिए गए हैं, ठीक। और जो भी थ्योरी जिसमें पूछी गई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी गई है, लेकिन नेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। और नेट में हालांकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे आपका जो थ्योरी दिया है या वेबर की हम लोग बात कर लें तो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी जब वेबर की हम लोग देखते हैं तब वहाँ पे जो प्रश्न आपका बनाता है यूजीसी नेट में तो वो काफ़ी डिटेल जाके जब थ्योरी के में जितने भी टाइप्स होते हैं या जो मान्यताएं हैं थ्योरी की, एजम्पशंस, कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट होगी, ठीक, सारी चीज़ें देख के तब उसमें काफ़ी डिटेल में प्रश्न बनाता है। तो यहाँ पे आगे जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, ठीक, अभी तो आपका आरपीएससी का चल रहा है, इसके बाद हम लोग उत्तराखंड का पेपर सॉल्व करेंगे और छत्तीसगढ़ का, ठीक, छत्तीसगढ़ का भी जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है ज्योग्राफी का उसको भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों सॉल्व करने के बाद फिर हम आ जाएंगे हायर पे, ठीक, हायर का पेपर सॉल्व किया जाएगा, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पीजीटी, जीआईसी इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक। प्लस एक और यहाँ पे जानकारी आपको दे दिया जाए कि जो टेस्ट सीरीज की बात हमने किया था आप लोगों से टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की, ठीक, इसका बैच जो चल रहा है इस बैच के बारे में हम बता दें आपको कि यदि आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे डेली बैच में ज्वाइन होके डेली आप मेहनत करेंगे तो टोटल जो सिलेबस है पीजीटी का टॉपिक टू टॉपिक ये आपका 20 से 25 दिन में टोटल सिलेबस डिटेल्ड में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि एक यूनिट लगभग 10 से 15 लेक्चर है उसमें, और वो भी लेक्चर की जो लेंथ है कोई 45 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट ऐसे है, ठीक। और साथ ही जो टेस्ट सीरीज की बात मैंने किया था कि आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, उसका सारा शेड्यूल हम बता देंगे। यदि आप उस कोर्स में या टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं जिस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक, सारा डिटेल आपको भेज दिया जाएगा और 29 जून को जो है ये प्रॉपर डिटेल आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे शेड्यूल्ड का भी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि इधर आपका इसमें थोड़ा समय ले लिया गया है तो आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी उसी को दिया गया है। 101 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 150 तक चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, माइग्रेशन का यानी प्रवसन के नियमों का जो पहला विद्वान था वो कौन है। 101 नंबर देखिए प्रश्न, यानी कि द फर्स्ट स्कॉलर हु फार्मुलेटेड द लॉ ऑफ माइग्रेशन वाज, यानी पहला विद्वान कौन है जिसने लॉ ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवसन के या प्रवास के जो नियम हैं उसको इस्टेब्लिश किया। तो इसमें है कोलिंस्की, ली महोदय, रेमेंस्टीन या जेलिंस्की। तो कौन है इसमें राइट आंसर? रेमेंस्टीन ने। उसके बाद 102 पे देखिए, इसमें ली का जो माइग्रेशन लॉ है, ठीक, उसके बारे में पूछा गया है कि ली के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रवसन के लिए उत्तरदायी है, यानी माइग्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है।
ठीक, यानी कि आपको रेवेनस्टीन का भी लॉ पढ़ना है, ली के भी लॉ को देखना है। ठीक, तो 102 में जो आपका राइट आंसर देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होगा। तो ली ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने थे। तो उत्पत्ति क्षेत्र में क्रियाशील कारक, गंतव्य स्थान पर क्रियाशील कारक, ठीक, यानी कि फैक्टर ऑपरेटिंग द डेस्टिनेशन। उसके बाद आपका कारक जो अंतस्थ के रूप में क्रियाशील हैं, यानी कि फैक्टर दैट एक्ट एंड इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल। यहाँ पे देखिए ऑब्स्टेकल यानी कि जो कारक जो है आंतरिक रूप से एक्टिव हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर माइग्रेशन। व्यक्तिगत कारक जो व्यक्तियों के लिए विशिष्ट हैं, यानी कि ऐसे कारक जो यानी पर्सनल फैक्टर्स दैट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, यानी जो आपके व्यक्तिगत कारक हैं जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, स्पेसिफिक हैं, वो कारक। तो यहाँ पे देखिए ली ने सभी कारकों को माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 102 का, वह हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हम लोग देखते हैं 103 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकी मॉडल के बारे में पूछा है। ठीक, जननांकीय जो मॉडल या जनसांख्यिकी जो मॉडल है संक्रमण का, तो उसमें कह रहा है कि वह मॉडल है जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है। ठीक, उसके बाद जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है, जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है, जो प्रक्रम में 4 अत्यंत रीतिबद्ध प्रावस्थाओं को सूचित भी करता है। जो जनसंख्या संक्रमण मॉडल है ये आपका जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों का वर्णन करता है, ये बात सत्य है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि जो विकसित देशों के संदर्भ में, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मॉडल, तो स्पष्ट होगा कि यह विकसित और विकासशील दोनों स्थितियों की बात करता है। ठीक, और यहाँ से इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सा देश या कौन सा देश विकासशील स्थिति में है, कौन सा देश अल्प विकसित में है। ठीक, जो जनसंख्या के संक्रमण मॉडल के अनुसार बताया जाता है कि द्वितीय अवस्था में कौन सा है, तृतीय में कौन सा है, प्रथम में कौन से आते हैं, सारी चीज़ों का इसमें बात किया गया है, केवल विकसित का नहीं। तो ये आपका रंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें विश्वव्यापी मॉडल के रूप में इसे मान्यता मिल गई है। ये 4 रीतिबद्ध, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आ जाइए, दिया है कि विच सजेस्ट 4 हाईली स्टाइलाइज्ड फेज इन द प्रोसेस, यानी कि ये 4 रीतिबद्ध अवस्थाओं को भी सूचित करता है। बात सही है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर 1, 3 और 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में हमारा मिला 4th। आगे देखिए 104 प्रश्न। 104 नंबर में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, वेरी लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी कि अति निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक, उसके बाद दिया है कि मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, अति उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर। दिया है कि किसी देश का जननांकीय संक्रमण निम्नलिखित क्रम के अनुसार या निम्नलिखित क्रमों का कौन सा क्रम इसमें अनुसरित करता है। ठीक, पूछ रहा है कि कोई भी देश यदि वह जनसांख्यिकीय संक्रमण से गुजरेगा तो किन किन अवस्थाओं को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किन किन अवस्थाओं को फॉलो करेगा। सबसे पहले इसमें दिया है कि अति निम्न जन्म दर, यानी कि वेरी लो बर्थ रेट। ठीक, उसके बाद दिया है कि वेरी लो जो है डेथ रेट। फिर दिया है कि मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर। उसके बाद दिया है अति उच्च जन्म दर, यानी जन्म और मृत्यु दरें। तो जब कोई भी देश होता है जनसंख्या संक्रमण के क्रम में हम लोग बात करें, शुरुआत में वहाँ पे क्या होती है, उस देश में सबसे ज़्यादा जन्म भी होता है और मृत्यु दर भी क्या होता है, हाई लेवल पे होती है। ठीक, क्या होता है, जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी उच्च होता है सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, जब जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होता है, फिर क्या होता है, जैसे वो देश जो है थोड़ा विकसित हो जाता है या अपनी सुविधाओं का विकास कर लेता है, तब वहाँ पे जो मृत्यु दर होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है अपेक्षाकृत किसके, जन्म दर के। तो क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, तीसरे स्टेज में जब वो देश आता है तब क्या करता है,
पहले में क्या था कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, दूसरे में आया तो उसने चिकित्सकीय सुविधाओं का विकास कर लिया और विकास करने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, डेथ रेट घट गया जबकि बर्थ रेट जो है अधिक रहा है। ठीक, तीसरी स्थिति में आते हैं तो तीसरी में जब आएगा देश तो वहाँ पे लोग शिक्षित भी हो जाएंगे। ठीक, पहले जो 10 बच्चों की या 4 बच्चों की मान्यता थी, बाद में जब वो थोड़ा शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें ये लगेगा नहीं यार 2 बच्चों का ही। ठीक, तो उस समय क्या होगी स्थिति, तो उस समय स्थिति ये होगी कि जन्म दर भी निम्न हो जाएगा और मृत्यु दर भी। ठीक, क्या होगा, जन्म दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों निम्न हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि एक तो चिकित्सकीय सुविधाओं का विकास हो गया तो वो दूसरी अवस्था में ही हो गया कि मृत्यु दर कम हो गई। अभी क्या है, लोग शिक्षित उतने नहीं हुए तो आराम से जो है बच्चे 4-6 पैदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो शिक्षित हुए उनको लगा कि नहीं रिसोर्स और सारी चीज़ों का यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसका सामना भी करना पड़ सकता है हमारे फ्यूचर की पीढ़ियों को, तब वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसमें कमी देखेंगे। ठीक, तो जब कमी करेंगे तो निम्न जन्म दर और मृत्यु दर आ जाएगी। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत लो लेवल पे जो है बर्थ रेट भी हो जाता है और बहुत लो लेवल पे आपका डेथ रेट भी होता है। क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं तो जैसे अभी यूरोपियन कंट्री की बात हम लोग कर लें तो यूरोपियन कंट्री में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बर्थ रेट उनका 0 है जबकि डेथ रेट तो होगा ही। क्योंकि लोग जैसे मान लीजिए 50 साल 60 साल कोई हो जाएगा या 70 साल 80-90 पार करेगा तो भी वो कितनी भी चिकित्सीय सुविधाओं का विकास हो वो मर तो जाएगा ही। ठीक, तो डेथ तो होगा ही। लेकिन बर्थ में क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ के लिए तो लोग वहाँ पे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो यूरोपियन कंट्री में यही चल रहा है। वहाँ पे कई देश ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है लोगों को। ठीक, अभी डेनमार्क वगैरह में भी काफ़ी डिमांड है। अभी वहाँ तो छोड़ दीजिए, अपने यहाँ मिज़ोरम की बात कर लूँ तो अभी करंट में आपका ये इसमें देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, अभी मैं बात कर रहा हूँ मिज़ोरम की। मिज़ोरम में आप देखेंगे अभी एक पॉलिसी लाई गई है सरकार के द्वारा वहाँ की कि जो बच्चे पैदा करने पे वहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का। ठीक, कितना, 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे, जबकि इधर आपके जो पूर्वोत्तर वाले पार्ट हैं उधर तो कम है ही, प्लस यदि आप नॉर्थ इंडिया में आ जाएँ, साउथ इंडिया में आ जाएँ, ठीक, जहाँ पे प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन मिज़ोरम वगैरह में उतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं। ठीक, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, फिर भी वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ पे जो अपने उनके लोकल लोग हैं उनको ये प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वो बच्चे पैदा करें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका दिखाया ही गया है जो जनसंख्या का मॉडल है। ठीक, और इसमें दिखाया भी गया है, ये पूछा भी गया है। चलिए इससे क्या होगा कि आपका जनसंख्या मॉडल की जो स्टेजेज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जननांगी संक्रमण को चित्रित करते हुए दिए गए आलेख पर जन्म दर और मृत्यु दर, 1 नंबर पे क्या है जन्म दर, 2 नंबर पे मृत्यु दर अंकित किया गया है। आलेख पर तीसरी सतत रेखा क्या होगी ये बताया जा रहा है। यदि आपने किताब में इसको पढ़ा होगा तो आराम से इसको आप कर ले जाएंगे। ठीक, 105 नंबर प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं 105 में। इसमें दिया है कि जो 1 नंबर है ये वाला जो है ये क्या बताता है, ये आपका बता रहा है कि जन्म दर। ठीक, 2 नंबर जो है ये बता रहा है कि मृत्यु दर कहाँ पे कितनी है या कैसे वो बढ़ी है। तो शुरुआत में देखिए जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है, बराबर है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही लोगों ने सुविधाओं का विकास किया तो क्या हुआ, मृत्यु दर कम हो गया, जन्म दर यहाँ पे देखिए बढ़ गई है। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज में हमने अभी देखिए पूरा आपका ये जनसंख्या संक्रमण मॉडल ही स्पष्ट हो जा रहा है। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या बात किया कि हाई डेथ रेट रहेगी और हाई जो है आपका बर्थ रेट रहेगी। सेकेंड स्टेज में हमने बोला कि सेकेंड स्टेज में आपके पास हाई बर्थ रेट तो रहेगी, यहाँ बर्थ रेट है, लेकिन जो डेथ रेट है वो कम हो जाए क्योंकि देश जो है विकसित होने लगा, उसमें चिकित्सीय सुविधाओं का विकास हुआ। थर्ड स्टेज में जब हम लोग आते हैं तो थर्ड स्टेज में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए डेथ रेट और कम हो गई और बर्थ रेट क्या हुआ, ये आपका ये भी कम हो गया। तो तीसरी स्थिति में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हुई।
ठीक, लेकिन अपेक्षाकृत जो जन्म दर है वो निम्न मृत्यु दर से ज़्यादा ही रहेगा। फोर्थ स्टेज में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका अति निम्न जन्म दर भी रहेगा, अति निम्न मृत्यु दर भी रहेगा। ठीक, तो फोर्थ स्टेज में यही आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मॉडल तो आपने समझ लिया। ठीक, 4 स्टेजेज हो गए, मॉडल भी आपने समझ लिया क्या है कैसे है। अब हम लोग बात कर लें जो प्रश्न पूछा है, ये तीसरा वाला जो दिया गया है ये क्या बताता है। ठीक, क्या ये फर्टिलिटी रेट बताता है या ग्रोथ रेट बताता है या पोटेंशियल जो एज है उसको बताता है या फिर सकल जनसंख्या। तो इसमें जो आपका ये प्रदर्शित करता है ये टोटल जो पॉपुलेशन है उसके बारे में प्रदर्शित करता है ये आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा 105 का डी यानी 4। चलिए आगे देखिए 106 नंबर, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा है ना। अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर मॉर्फोलॉजी द इंडियन विलेजेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एंड सोशल स्पेस, यानी किस विद्वान ने बताया कि भारतीय गाँवों की जो आकारकी है ये कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है। चलिए ये अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। इसमें पूछा है कि कौन से विद्वान ने भारतीय गाँवों की आकारकी कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित माना। मुखर्जी जी, RL सिंह, KM सिंह या फिर RB मंडल। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा KM सिंह महोदय ने भारतीय गाँवों की आकारकी कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित माना। 107 नंबर पे देखिए GK जीप का ये मॉडल दिया है, इसमें पूछ रहा है कि सूत्र। चलिए ये आसानी से आप कर ले जाएंगे। ये आपका प्रश्न है 107 नंबर का। GK जीप के द्वारा जो प्राइमेट सिटी की संभावित जनसंख्या की गणना के लिए कौन सा सूत्र दिया गया। ठीक, तो इसमें कौन सा सूत्र सही होगा। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, P1 ये इंटू तो होगा नहीं। ठीक, P1/R या फिर PU/FU। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए P1/R, देखिए ये भी होता है लेकिन यहाँ पे होता है P1/N। ठीक, या यहाँ पे जो P1 दिया है यहाँ पे R होता है PR। ठीक, तो ये तीसरा भी आपका होगा नहीं। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा ये सेकंड वाला हो जाएगा। दिया है कि प्रधान नगर की संभावित जनसंख्या की गणना निम्न में से किस सूत्र द्वारा संभव है। ठीक, प्राइमेट सिटी की बात कर रहा है कि प्राइमेट सिटी की संभावित जनसंख्या आपको निकालना है, तब कौन सा फार्मूला लगेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा P1 = समेशन ऑफ P यानी टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ रैंक यानी कि जो है उस नगर की। ठीक, उसको यहाँ पे उससे डिवाइड कर देंगे। और प्राइमेट सिटी की निकालना है तो आपके पास कोई ना कोई तो दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 4th रैंक वाला दिया गया है, इसकी जनसंख्या मान लीजिए 100 है। ठीक, और टोटल जो पॉपुलेशन है हमारे पास कितनी है, टोटल पॉपुलेशन या उसका चौथे नंबर का ये जनसंख्या, इसकी टोटल पॉपुलेशन 100 है। ठीक, तो यहाँ पे 100 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/R दिया है तो 1/4 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, यह जाएगा टोटल 400। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रधान नगर है उसकी जनसंख्या 400 हो जाएगी, लेकिन जो प्रधान नगर के चौथे क्रम का उस एरिया का जनसंख्या होगी या चौथे क्रम के जो शहर होंगे उसकी जनसंख्या होगी वो कितना होगी, वो 100 होगी। तो यहाँ पे बात किसका किया है, प्रधान नगर की निकालने की। ठीक, जबकि यदि प्रधान नगर नहीं देता, यंत्र क्रम की बात करता कि चौथे क्रम की जनसंख्या निकालिए शहर का, तब आपका क्या हो जाता, ये जो इस तरह दिया है उसकी जगह ये हो जाता। ठीक, तो जो प्रधान नगर है तो ये आपका P4 हो जाता। ठीक, और P4 में प्रधान नगर की जनसंख्या हमने कितना अभी माना, मान लीजिए 400 दिया गया है, तो चौथे क्रम की जो जनसंख्या हो जाएगी कितना, इससे डिवाइड हो जाएगा, चौथे क्रम की आपका 100 हो जाएगा। अब यदि हमको चौथे क्रम का जो शहर की जनसंख्या दिया है 100 और हमसे पूछ रहा है कितना, प्राइमेट सिटी का फार्मूला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे। वही चीज़ तो इसमें लिखा गया है, ये 1/R जो लिखा गया है ये आ जाएगा सिग्मा P × R हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि द एरिया मार्क्स्ड एक्स इन द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। तो यहाँ पे देखिए
आपका जो दिया गया है कंसेंट्रिक यानी संकेंद्रीय वलय सिद्धांत से। तो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में यहाँ पे पूछा कि नगरीय भूमि उपयोग की जो संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत है, ये पूरा ग्राफ जो दिया गया उसको प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो यक्स है ये क्या प्रदर्शित करता है? यक्स क्या CBD है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, निम्न वर्गीय आवास है, मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय। ठीक, तो 108 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कि जो ये एक्स है ये आपका निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, क्योंकि जो ये आपका CBD है, CBD ये बीच वाला हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो बड़ा या रिहायशी क्षेत्र है, ठीक, उससे नज़दीक जो कौन सी जनसंख्या होती है, निम्न वर्ग के आवासीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि ये उन घरों में सुबह सुबह काम करने के लिए जाते हैं। तो अब ये 100 किलोमीटर दूरी से तो यहाँ आएंगे नहीं ना, या 500 किलोमीटर दूरी से तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका दोपहर हो जाएगा। तो सुबह जिनके यहाँ ज़रूरी काम करना है तो उनके लिए ये लेट हो जाएगा। इसीलिए जो निम्न वर्ग के जो आवासीय क्षेत्र होते हैं ये जो मेन सिटी है इसके आस पड़ोस में ही इस्टेब्लिश किए जाते हैं। चलिए, तो इसमें राइट आंसर 2 हो जाएगा। 109 नंबर देखिए, 109 नंबर में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लेस थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्लाई डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ अ कमोडिटी अराउंड अ सेंट्रल प्लेस। यानी केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन केंद्रीय स्थल के इर्द गिर्द वस्तु वितरण क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ठीक, यानी कि जो आपको सामान वितरण करना है वस्तु डिस्ट्रीब्यूशन का या कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा सही वर्णन करता है। वह क्षेत्र जो वस्तु के लिए सीमांत जनसंख्या धारण करता है क्या वह करेगा। ठीक, या दूसरे केंद्रीय स्थल की तुलना में वह क्षेत्र में केंद्रीय स्थल अधिक वस्तु प्रदान करेगा। ठीक, उसके बाद आता है कि केंद्र स्थल द्वारा जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु प्रदान होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र ही जो है प्रॉपर कमोडिटी का सही वर्णन करता है। ये आपका राइट है। और यही प्रश्न आपका इस तरह से देखिए, UGC नेट में जो ग्राफ आपका एक बार बना के पूछा था, इस तरह से पूछा था और ऐसे बनाया था। ठीक, तो ये देखिए इसी पे ही बनाया है, जो 3rd नंबर का है इसी को आप फिगर में बनाएंगे ऐसे ही आएगा। यहाँ पे देखिए पढ़िए कि केंद्रीय स्थल द्वारा जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तुएं प्रदान होती हैं। मान लीजिए ये CBD आपका हो गया, केंद्रीय स्थल हो गया, यहाँ से ये यहाँ तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कमोडिटी का यहाँ तक ये कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा हो जाएगी एक दूसरे को जोड़ने वाली, और इनसे जो घिरा क्षेत्र है। ठीक, हमने क्या किया कि एक CBD है, CBD हमारा यहाँ तक चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब ये इस दिशा में यहाँ तक करा, दूसरी दिशा में भी तो यहाँ तक करेगा, तीसरी में भी यहाँ तक करेगा, यहाँ तक ये करेगा। तो यदि इसको हम लोग क्या करें, मिला दें, ठीक, या घिरा हुआ जो क्षेत्र है ये इसका क्या हो जाएगा, इस सेंट्रल प्लेस का ये वस्तु वितरण क्षेत्र हो जाएगा, या कमोडिटी एरिया या कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो राइट आंसर 3rd हो गया, 3 नंबर। 110 देखिए K3 क्या है, ये हमने आपको बताया भी था, पिछला जो पेपर वो कराया था साल उसमें भी बताया था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाए K3 बाजार सिद्धांत से है। और आप लोग बताएंगे K4 और K7। ये देखिए दोबारा प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये हम दोबारा ये भी पूछ रहे हैं। 111 नंबर में देखिए हैरिस और उलमैन के बारे में दिया, यानी कि जितनी भी थ्योरीज हैं उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। हैरिस और उलमैन की बात कर लें, 111 नंबर है ये। ठीक, तो इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि जो A दिख रहा है ये वाला, ये क्या बताता है। ठीक, बाहरी विनिर्माण क्षेत्र, आवासीय उपनगर या वायुवर्ती कार्य क्षेत्र या औद्योगिक उपनगर। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए इंग्लिश भी देख लीजिए कि जो मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है किसका है, हैरिस एंड उलमैन का, मैच करने के लिए दे सकता है। इसमें A क्या डिनोट करता है, हैवी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, तो ये आपका हो गया। रेजिडेंशियल सबर्ब ये नहीं है। ठीक, ये देखिए इसमें आपका जो OBD है, आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये A है। यानी कि एक तो आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है CBD, एक होता है कि आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे जो बाहरी
कार्य क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो थर्ड इसका राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 112 नंबर। 112 में ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा इसमें सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोट या आकार नियम किसका है, जी के जीप का राइट है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, रेली का है, राइट है। सन नगर पैट्रिक गेडीज का है, सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस किसका है, यहाँ बर्गेस दिया है, बर्गेस नहीं बल्कि गेडीज ही हैं। ठीक, अब आप लोग बताएंगे कि जो भारत का बृहद सन नगर है वो कौन है। तो इसमें फोर्थ राइट हो जाएगा। 113 नंबर में देखिए दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है 113 में। तो इसमें देखिए जो दिया है कि कॉन्सेंट्रिक थ्योरी सिंक्लेयर, सेक्टर थ्योरी होमर हाइट का राइट है। सेंट्रल प्लेस आपने देखा ही, बहुकेंद्रिक हैरिस उलमैन आपने देखा अभी जस्ट ऊपर। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है सिंक्लेयर का नहीं बल्कि अभी जस्ट आपने ऊपर देखा था। चलिए आप बताएंगे केंद्रीय वलय सिद्धांत किसका है। नेक्स्ट हम लोग देखें 114 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम डेविएशन मेथड इन क्रॉप कम्बिनेशन एनालिसिस। तो शस्त्र संयोजन विश्लेषण में निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन सी है, कौन सी, मिनिमम डेविएशन मेथड। हमने बताया भी था अभी जस्ट आपको मैच कराने के लिए भी दिया गया था कि जो मिनिमम डेविएशन मेथड है उसका यूज किसने किया था, रफ़ीउल्लाह ने या कोस्टोविकी मेथड ने या फिर वीवर्स मेथड में या फिर डोई में। तो डोई ने क्या किया था, वीवर का ही संशोधन उन्होंने किया है। ठीक, रफ़ीउल्लाह महोदय ये इंडियन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इसका उपयोग किया था शस्त्र संयोजन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वीवर्स मेथड, इन्होंने ही यानी वीवर ने ही न्यूनतम विचलन विधि मिनिमम डेविएशन मेथड का उपयोग क्रॉप कम्बिनेशन एनालिसिस के लिए किया था। आगे देखिए 3 फील्ड सिस्टम मीन्स, यानी कि जो 3 फील्ड सिस्टम होता है या 3 खेत प्रणाली होती है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो 3 खेत प्रणाली में आपका क्या होता है, 2 में आप लोगों ने देखा था कि या मिश्रित खेती में देखिए मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिश्रित खेती और मिक्स्ड क्रॉप। ठीक, दोनों में अंतर होता है फसल। तो जो मिक्स्ड क्रॉप होती है जैसे आपका गेहूं के साथ सरसों का प्रोडक्शन किया जाए या आप देखते हैं कि मटर के साथ सरसों होता है, तो ये होता है मिक्स्ड क्रॉप। जब मिक्स्ड एग्रीकल्चर की बात हम लोग करते हैं तब वहाँ पे आपका पशुपालन भी होता है और एग्रीकल्चर दोनों जब एक साथ हों तब उसे मिक्स्ड एग्रीकल्चर बोलते हैं। जब 2 क्रॉप्स का कम्बिनेशन किया जाए तब उसे मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 3 खेत प्रणाली यानी 3 फील्ड सिस्टम मीन्स क्या होता है। तो 3 फील्ड सिस्टम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए यानी कल्टिवेटेड लैंड हो गया, और आपका जो चारागाह भूमि यानी कि पास्चर लैंड हो गया, और जो आपका यहाँ पे फॉलो लैंड है या इक्वल शेयर है, ठीक, या प्रति भूमि जो होती है ये आपका 3 फील्ड सिस्टम के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 4th हो गया। अगला देखिए 116 नंबर का प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि 1972 में कोस्ट्रोविकी, जो ये आपके एक रशियन जोग्राफर हैं, इन्होंने कृषि प्रकार की हेतु जो कूट और सूत्र स्थापित किया वो कौन सा है। ठीक, इसमें कौन सा है ये फार्मूला है जो कोस्ट्रोविकी ने दिया। तो ये देखिए आपका आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न हटा दिया गया, इसको हमने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया भी है। आगे देखिए हु कंडक्टेड द फर्स्ट लैंड यूज सर्वे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आसान सा प्रश्न है, ये कराया भी हूँ। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो गया डडले स्टाम्प हो गया, एलडी स्टाम्प भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने ही ब्रिटेन में पहली बार जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण यानी लैंड यूज सर्वे का उपयोग किया था। अब आप लोग बताएंगे भारत में किसने इसका उपयोग किया। ठीक, आगे देखिए हु हैज़ द फर्स्ट डिवाइडेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इनटू 13 एग्रीकल्चर रीजन इन 1925। 1925 में किसने जो है यूएसए में 13 एग्रीकल्चर रीजन्स को सबसे पहले डिवाइड किया था, यानी कि यूएसए को
13 कृषि प्रदेशों में किसने विभाजित किया? बेकर, विटलसी, बुकानन या कोस्ट्रोविकी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बेकर महोदय ने पहले यूएसए को 1925 में, ठीक, 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। अब 13 में विटलसी ने भी किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, विश्व के कृषि प्रदेशों का इन्होंने 13 भाग बताए थे, जबकि यूएसए के बारे में बेकर महोदय ने बताया था। 119 की बात करें, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड प्रेजेंटेड बाय कोस्ट्रोविकी इन 1976 आर एज अंडर, यानी कि कोस्ट्रोविकी द्वारा 1976 में जो विश्व में कृषि प्रकारकों का वर्णन किया गया वो कितने प्रकारों में इन्होंने किया था? ठीक, तो 119 का जो प्रश्न है ये भी आपका डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। इसमें कोस्ट्रोविकी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, जो लोग पेड कोर्स में होंगे वो यहाँ पे देख पाएंगे। कोस्ट्रोविकी के बारे में हमने कराया है डिटेल में, ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं जाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंटिन्यूअस टू बिकम लेस एंड लेस इम्पॉर्टेंट, यानी कि निम्न में से कौन सा कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और उसका महत्व जो है लगातार घटता जा रहा है? ठीक, तो कौन सी कृषि है जो ह्रासमान प्रवृत्ति की है? वाणिज्यिक, उष्णकटिबंधीय, गहन, ये तीनों ह्रासमान की नहीं, बल्कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये क्या करता है कि एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब भी करता है और ये लगातार इसका महत्व भी घटता जा रहा है, क्योंकि जब मानव को सारी चीज़ों की जानकारी हो गई, उसके पास तमाम टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो यहाँ पे लैंड का जो ये शिफ्टिंग करते थे, यानी जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है, या ये आपका एक प्रकार से लेस इम्पॉर्टेंट हो गई है। आगे 121 की बात करें तो इसमें पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग केम इनटू बीइंग, यानी कि जो कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है? तो कलेक्टिव फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी सामूहिक कृषि का जो अवधारणा है, ये आपका आई है बोल्शेविक क्रांति के बाद, यानी आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, या आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, या आफ्टर कल्चरल रिवॉल्यूशन, या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये आया है आफ्टर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जो है आपका कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है। नेक्स्ट आते हैं 122 की बात करें तो वान थ्यूनेन का जो एग्रीकल्चर लैंड यूज मॉडल है या थ्योरी है वो आपका संबंधित है किससे या कब वो जारी किया गया? तो ये देखिए आसान से आप लोग समझ पाएंगे, 1826 में। उसके बाद हम लोग बात करें 123 नंबर पे देखिए, वान थ्यूनेन मॉडल में सप्तवर्षीय सस्य चक्र संबंधित है, यानी कि 7 ईयर क्रॉप रोटेशन इन वान थ्यूनेन मॉडल बिलोंग्स टू। तो जो इनका सप्तवर्षीय सस्य चक्र है वो किस पेटी से संबंधित है? वान थ्यूनेन का, ठीक, तो ये आपका संबंधित है चौथी पेटी से, ठीक, चौथी पेटी से ही इनका 7 ईयर क्रॉप रोटेशन रिलेटेड है। आगे हम लोग बात करें 124, तो 124 में देखिए आपका जो दिया गया है यातायात लागत और दूरी के संबंध में ये आपका ग्राफ दिखाया गया, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ए से बी की ओर यात्रा करना चाहता है तो निम्न में से कौन सा एक उसके लिए लाभप्रद होगा, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि आसान सा प्रश्न ये होता है, बस थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे होती है। ठीक, यदि प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा 124 का तो आसानी से कर लेंगे। प्रश्न यही है कि मान लीजिए आपको अपने घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हुआ या आपको अपने घर से अपने विश्वविद्यालय में आना हुआ, तो आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा अपनाएंगे कि वो पहुँच जाएं? यहाँ पे वही से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए ए को बी तक पहुँचना है, ए से बी की ओर यात्रा करना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया है। फर्स्ट देखिए, सेकंड भी देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी तक पहुँचने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा इसका। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ तक ये पहुँचा, ठीक, दूरी कितनी हुई, यहाँ से बेचारा यहाँ गया। इसका देख लीजिए, ये भी लगभग उसी क्रम में आया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब ये भी आपका उसी के आसपास गया है। ये देखिए चौथा चूँकि ए से बी तक ही आना है तो ये डायरेक्ट यहाँ भी तो आ सकता था, लेकिन चूँकि हमको जो दिया गया ग्राफ है
वही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तीनों में आप देख रहे हैं ग्राफ में, सब में यहाँ तक ये पहुँचा है। ठीक, यानी कि इतनी जो दूरी है ये वाली एक्स्ट्रा लगी है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका दिया गया है कि ये यहीं से घूम जाता या ये यहाँ तक आया यहीं से घूम जाता तो और नज़दीक हो जाता। तो ए से बी तक की ही यात्रा करनी है, तो राइट आंसर आपका हो गया डी। ठीक, 124 का आपका डी हो गया। 125 की बात करें, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। यानी कि हु डिफाइंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एरिया, देयर रिसोर्स एंड देयर कंटेंट या एक्सटेंट एंड रीजन्स फॉर द पर्टिकुलर फॉर्म्स विच दे अज्यूम। तो ये परिभाषा राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में किसके द्वारा दी गई है? तो इसको दिया है पाउंड्स महोदय ने। ठीक, हडसन की भी परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो इसमें जो राइट आपका हो जाएगा थर्ड, पाउंड्स। 126 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी अब चल रही है, आसान सा ये प्रश्न है। 126, जिसका अधिकार पूर्वी यूरोप पर रहेगा उसका वक्षस्थल पर आधिपत्य है, जिसका अधिकार वक्षस्थल पर होगा उसका विश्वद्वीप पर आधिपत्य होगा, और जिसका अधिकार विश्वद्वीप पर होगा उसका पूरे विश्व पर होगा। तो यह परिभाषा या परिभाषिक कथन किसके द्वारा है? तो ये मैकिंडर महोदय के द्वारा है, सबको पता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 127 की बात करें तो मैकिंडर ने जो हार्टलैंड थ्योरी दिया, किसने? मैकिंडर ने जो हार्टलैंड थ्योरी दिया है ये कब प्रतिपादित किया? ठीक, यहाँ पे देखिए 1911, 1904, 1930, 1940। अब आप लोग इसको बताएंगे कि हार्टलैंड थ्योरी जो है ये प्रतिपादित कब किया गया और किस बुक में किया गया, ये हमने बताया है। हालांकि इसमें ऑप्शन ये आपका खुद ढूंढना है क्योंकि इसको आपको जो आरपीएससी ने इसका आंसर जो है नहीं दिया, यानी कि इसको डिलीट कर दिया इस प्रश्न को। ठीक, आपके लिए प्रश्न ये है कि हार्टलैंड थ्योरी कब दी गई और किस बुक में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, किसने दिया ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे हम लोग देखें, हु प्रोपाउंडेड द रिमलैंड। तो रिमलैंड किसकी है? स्पाइकमैन की है। आगे देखिए 129, यहाँ पे देखिए यानी कि फिगर बना के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड का मैप यहाँ पे बनाया गया और यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित मानचित्र में आधुनिक विश्व के संस्कृत परिमंडलों को किस विद्वान के अनुसार दर्शाया गया है? मानचित्र के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो जे स्पेंसर तथा W.L. थॉमस, रसेल, निफेन, फ्रूट, बेगनर्ड, मिक्सेल, डिकेन या फिर पिट्स। ठीक, तो 129 में जो आपका मैप ये दिया गया है सांस्कृतिक परिमंडलों के बारे में, इसको किसने बनाया है? तो ये रसल, निफेन और फ्रूट के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक, आगे देखिए, आगे भी आपका ये दिया गया है। इसमें पैसिफिक ओशन में ये देखिए हमने कराया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे हमने इस चीज़ों को कराया है। जो प्रशांत महासागर में आपके द्वीप दिए गए हैं, सभी द्वीपों का फिगर सहित जिस तरह जिसमें फिगर बनाया गया ये फिगर भी हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए कोड्स दिया गया है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी क्रम में हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है कि प्रशांत महासागरीय संस्कृति परिमंडलों को 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। मानचित्र में दिए गए सही क्रम को पहचानिए। ठीक, तो इसमें हम लोगों को देखना है 1, 2, 3, 4 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये प्रश्न है आपका 130 नंबर का। ठीक, तो 130 नंबर में जो आपका प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है ये आपका क्या है? ये है पॉलिनेशिया। ठीक, और 4 नंबर जो दिया ये ऑस्ट्रेलिया। तो पहले पे पॉलिनेशिया किस में मिल रहा है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया किस में मिल रहा है? तो इसमें देखिए इसमें तो नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन में पॉलिनेशिया है। दूसरे पे आपका क्या हो जाता है? ये आपका माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया।
तो इस पर ट्रिक हम लोगों ने देखा भी था। ये आपका पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया, PMML, ठीक, PMML ये भी कर सकते हैं, या PMML। ये आपका किधर से, दाएं से बाएं क्रम है किसका, ये सभी हिंद महासागर के द्वीपों का क्रम है, ठीक। इसके द्वीप भी याद रखिएगा, क्योंकि द्वीप भी दे देता है और क्रम पूछता है। तो इसमें राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा 130 में। 131 देखिए, चलिए यहाँ पे भी आपका क्या पूछा है, NNA नियरेस्ट नेबर एनालिसिस टेक्निक वाज इनिशियली यूज्ड। तो जो निकटतम पड़ोसी सूचकांक था या पड़ोसी विश्लेषण तकनीक है, पहले इसका उपयोग कहाँ पे किया गया, तो ये वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा किया गया था, ठीक। वैसे तो इसका उपयोग होता है अधिवास के लिए, उसके पैटर्न को जानने के लिए। फ़िलहाल ये उपयोग किया गया था बॉटनिस्ट के द्वारा, यानी वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा। ग्रेविटी मॉडल इन ज्योग्राफी इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, जो भूगोल में गुरुत्व का मॉडल है, इसका उपयोग क्या निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग, यानी गुरुत्व मॉडल का उपयोग जो है, ये दूरी ह्रास यानी कि डिस्टेंस डिके के लिए किया जाता है। 133 में देखिए, ग्रेविटी मॉडल इन ज्योग्राफी इज आल्सो कॉल्ड एज, तो भूगोल में जो गुरुत्व संकल्पना है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं इंटरैक्शन थ्योरी, ठीक। अन्योन्य क्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अधिवास भूगोल में ये हमने कराया है, यदि आप गुरुत्व मॉडल अधिवास भूगोल में पढ़े होंगे रैली का, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है कि क्या क्या कैसे कैसे किसने किया है। 134 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है कि द गिवन ग्राफ ऑफ स्पेशियल पॉइंट रैंडम सैम्पलिंग इज, चलिए, यानी कि आपको सैम्पलिंग भी पढ़ना है, और सैम्पलिंग किस में, एक तो पॉपुलेशन में होता ही है, प्लस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी सैम्पलिंग पढ़नी है, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि स्थानिक बिंदु यादृच्छिक प्रतिचयन का दिया गया आरेख क्या है, ठीक। ये आपका देखिए कैसा, एक सिस्टमेटिक आर्डर में दिख रहा है, ठीक, क्योंकि जितनी दूरी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, एक सिस्टमेटिक आर्डर में है, एक सिस्टम में है, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया है कि सिंपल, समावेशी, स्तरित या क्रमबद्ध। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम में दिया गया है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये दिया गया है। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया। 135 में देखिए, हु आर द फॉलोइंग द कंसीव्ड द टर्म ऑफ ग्रोथ पोल, विकास ध्रुव शब्द का अभिकल्पन निम्न में से किस विद्वान ने किया है। तो ग्रोथ पोल जो शब्द दिया था, ये पिराक्स का है, इन्होंने ही ग्रोथ पोल थ्योरी भी दी है, ठीक। विकास ध्रुव सिद्धांत या वृद्धि ध्रुव सिद्धांत। आगे देखिए, हु आर द फॉलोइंग हैड डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ सोशल एरिया एनालिसिस, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की विधि किसके द्वारा विकसित की गई। देखिए ये नया प्रश्न है और अच्छा सा प्रश्न है। 136 में जो राइट आंसर आपका होगा, ये आपका सेवकी के द्वारा जो है सोशल एरिया एनालिसिस विकसित किया गया है। उसके बाद आते हैं 137 पे, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो कृषि उत्पादकता को मापने के लिए कौन सी विधि इसमें है ही नहीं, ठीक। तो मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, तो उसके बाद आउटपुट पर यूनिट एरिया, ये आपका प्रोडक्टिविटी मापता है। क्रमबद्ध गुणांक विधि यानी रैंक कोफिशिएंट मेथड, ये भी मापता है, ठीक। आउटपुट इनपुट रेशियो, ये भी मापता है, ठीक। कृषि प्रोडक्टिविटी का मापन कैसे किया जाएगा, आउटपुट यानी कि जितना लागत हुआ कितना प्राप्त हुआ, इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, इससे हमको पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ, ठीक। रैंक कोफिशिएंट से भी ये निकल जाता है, प्रति इकाई उत्पादन क्षेत्र से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, ये आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक। क्योंकि मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, जो प्रोडक्ट मिला है हमें, तो उसका आप टर्म ऑफ वैल्यू निकाल के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो नहीं जांच सकते ना। तो आगे देखिए 138 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्यूपेशंस, निम्न में से कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों से प्रभावित होती हैं। 138 में देखिए, कौन सी गतिविधि जितने व्यवसाय दिए गए हैं वो सभी व्यवसाय से प्रभावित होती है। तो इसमें दिया है कि मत्स्य उद्योग, पशुपालन, परिवहन, विनिर्माण। तो इसमें जो आपका
कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है? तो ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ये जितने भी व्यवसाय हैं ये सबसे प्रभावित होती है और सब में भी इसका योगदान होता है। मान लीजिए मत्स्य उद्योग हो गया या कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, सब में इसका उपयोग होता है। तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो हर किसी को है। 139 की बात करें तो एक निदर्श या तो एक सिद्धांत, एक नियम, एक परिकल्पना या एक संरचनाबद्ध विचार है। यानी अ मॉडल इज आइदर अ थ्योरी, अ लॉ, अ हाइपोथेसिस आर अ स्ट्रक्चर्ड आइडियाज इस डेफिनेशन गिवन बाई। यानी कि यह जो एक परिभाषा दी गई है ये किसने दी है कि एक मॉडल या तो वह सिद्धांत होता है या नियम होता है या हाइपोथेसिस होती है या एक स्ट्रक्चर्ड आइडियाज होता है। तो मॉडल यह इनमें से कोई एक होता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एक ऑफ स्किलिंग पिच सोरले। तो राइट आंसर इसमें हो गया स्किलिंग के द्वारा ये दी गई। देखिए कुछ नए भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसको आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और किताबों में मिलते भी नहीं हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे, वहाँ से ये प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे, या तो फिर तुक्का लगाइए। और यहाँ पे चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो तुक्का में गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है जब आपको थोड़ा भी चीज़ों के बारे में ना पता हो। चलिए 140 नंबर में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्वॉल्व ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ट्रांसपोर्ट। तो कौन सी यातायात के संचालन में सम्मिलित लागत नहीं है? तो यातायात जो होता है, परिवहन होता है, उसमें कौन सी लागत शामिल नहीं की जाती है? ढुलाई वाली लागत या फिर सिरोपरि लागत यानी बंदी या फिर अवस्थिति लागत या अंतरण लागत। तो कौन सी लागत संबंध इसमें शामिल नहीं की जाती? तो जो ये लोकेशनल कॉस्ट है, ठीक, इसको नहीं शामिल किया जाता। जबकि देखिए ओवरहेड कॉस्ट होता है, ट्रांसफ़र कॉस्ट होता है, लाइन हॉल कॉस्ट ये भी शामिल किया जाता है। लेकिन लोकेशनल कॉस्ट यानी जो इंडस्ट्री है ये कहाँ पे है, क्यों है, ये यातायात वाले में तो नहीं होगा ना। ठीक, तो इसीलिए सही उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा, ये लागत में शामिल नहीं किया जाता। 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो एजेस टू वर्टेक्स। चलिए अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में हमने कराया भी ये टोटल। ठीक, 141 तो दिया है कि शीर्ष से अनुपात कौन सा है? किनारों का शीर्ष से अनुपात। ठीक, यानी फॉलोइंग द रेशियो एजेस टू वर्टेक्स। मान लीजिए ये आपका एज हो गया डिवाइड बाई वर्टेक्स। ठीक, E/V। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? गामा, बीटा, एटा, ठीक, या फिर अल्फा, किस सूचकांक को ये प्रदर्शित करता है? तो ये आपका बीटा सूचकांक का फार्मूला है, आप लोगों ने देखा भी होगा, E/V। ठीक, एजेज अपॉन वर्टेक्स। 142 की बात करें, हु आर द फॉलोइंग हैड यूज्ड द टर्म ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ कंजम्पशंस। यानी उत्पादन की राजनीति और उपभोग की राजनीति, इन दो शब्दों का उपयोग किस विद्वान ने किया है? 142 तो किस विद्वान ने ये किया है? तो ये सैंडर्स महोदय के द्वारा उपयोग किया गया शब्द है। ठीक, उत्पादन की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंजम्पशंस। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड एग्जाम्पल ऑफ एथनिक नेशन स्टेट इन यूरोप। चलिए ये जो प्रश्न है ये आपके अच्छे प्रश्न हैं, ये सभी सेकंड पेपर में आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब आसान वाले प्रश्न हैं, ये सभी फैक्ट वाले भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है 143 कि कौन सा देश जो है ये निर्जातीय राष्ट्र राज्य को का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 143 का, कौन सा स्वीकार्य उदाहरण नहीं है? आइसलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क और आपका पोलैंड। तो प्रश्न है आपका कि एथनिक नेशन स्टेट इन यूरोप कौन सा नहीं है? तो एथनिक नेशन जो है ये डेनमार्क नहीं है। ठीक, आगे हम लोग बात करें, चलिए एथनिक नेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको अलग से एक वीडियो में दी जाएगी। वहाँ पे हम लोग टोटल बात करेंगे कि एथनिक स्टेट क्या होते हैं और अलग अलग महाद्वीपों के बारे में भी बात होगी। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस बुक के लेखक कौन है?
यानी कि यहाँ पे यदि फोकस किया जाए थोड़ा सा तो यूएसए से संबंधित ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे वहाँ पे पहली बार किसने लैंड यूज पैटर्न का उपयोग किया, ठीक, कृषि के बारे में पहली बार किसने जानकारी ली। और यहाँ पे देखिए प्रश्न भी पूछा है कि बुक्स की ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें राइट आंसर जो है ये आपका DM स्मिथ के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रिस्टॉलर डिस्टेंस बिटवीन टू लोवेस्ट ऑर्डर सेंटर इज, तो क्रिस्टॉलर के अनुसार दो निम्नतम स्तरीय केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो ये होनी चाहिए 4.35 मील। दो निम्नतम स्तर के केंद्रीय बिंदुओं के या केंद्रों के मध्य की दूरी 4.35 मील के आसपास होती है। 146 की बात करें, द वन विच इज़ नॉट द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कास्ट इज़, तो निजी परिवहन लागत कौन सा नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ट्रैक कॉस्ट, इंटरचेंज कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ये सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैं, जबकि सोशल कास्ट जो सामाजिक लागत है ये आपका प्राइवेट नहीं है, निजी नहीं है, क्योंकि ये सोशल है, ठीक, पब्लिक है। तो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। आगे 147, तो इसमें देखिए लॉरेंज कर्व के बारे में दिया है 147। इसमें कह रहा है कि लॉरेंज कर्व या वक्र जिस माप की रैखिक अभिव्यक्ति करता है वह क्या है। तो वह क्या आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या डिस्पर्सन। तो लॉरेंज कर्व क्या करता है, डिस्पर्सन की माप करता है, ठीक, अपकिरण की माप करता है। क्या करता है, डिस्पर्सन या वितीर्णता की माप करता है, ठीक। आगे देखिए, और इसमें ये भी उसकी जो रेखा है उसकी बात की है, रैखिक अभिव्यक्ति यदि दिखाया जाए। 148 की बात करें, इसको हमने कराया लॉरेंज कर्व को, हमने कराया लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक दोनों को कराया हूँ। 148 ये देखिए आपका RPSC ने इसे डिलीट कर दिया है। जितने डिलीटेड प्रश्न एक वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्यों डिलीट किया गया और उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था। 149 में चिटमिन इज़, तो चिटमिन क्या है, तो चिटमिन जो है ये आपका जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि है, चिली में खोजा गया खनिज है, न्यूजीलैंड का बंदरगाह है या एक प्रकार का हार्पून है। तो जो चिटमिन है ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन जाम्बिया, यानी जाम्बिया में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको बोलते हैं वहाँ पे चिटमिन। आगे देखिए, यानी कि जो स्थानांतरणशील कृषि अलग अलग देशों में किस नाम से जानी जाती है, इसको जानना है, इसको हमने कराया भी है। 150 और ये लास्ट है आज का, कसगाई प्रव्रजन क्या होता है। कसगाई माइग्रेशन बिटवीन आंतरिक अल्जीरिया से यानी भूमध्य सागरीय तट के मध्य, या आंतरिक लीबिया से भूमध्य सागरीय तट के मध्य, या जाग्रोस पर्वत से फारस की खाड़ी तट के मध्य, या फिर अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। तो कसगाई माइग्रेट्स बिटवीन जाग्रोस माउंटेन एंड द पर्सियन ऑफ गल्फ, या पर्सियन गल्फ कोस्ट, ठीक, या फारस की खाड़ी के तट के मध्य जो माइग्रेशन होता है उसे बोला गया कसगाई माइग्रेट, ठीक। तो ये जो सेशन हुआ है ये आज का लास्ट सेशन था जो RPSC के पेपर सॉल्व से था। इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग उत्तराखंड का, CGPSC का यानी छत्तीसगढ़ का, फिर आपका आ जाएंगे यूपी में, हरियाणा का भी देख लेंगे, ठीक। हरियाणा का हालांकि जो पेपर है वो अभी मिल नहीं पाया है, तो हरियाणा का जो 2017 का पेपर हुआ था, आई थिंक ये हुआ है 2019 में, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आज का सेशन इतना ही, ठीक।